प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आज किसानों की महापंचायत। पंजाब हरियाणा से बड़ी तादाद में किसान हो रहे हैं शामिल। मिशन यूपी का होगा आगाज। किसानों को धमकाने वाले आरोपों पर सुखबीर बादल की सफाई। कहा, मेरा बयान किसानों के खिलाफ नहीं बल्कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के खिलाफ। हरियाणा से जुड़े जेईई मेंस पेपर लीक के तार। सोनीपत के हिंदू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में सीबीआई की टीम ने मारा छापा। कांग्रेस ने मनोहर सरकार को जमकर घेरा। पूर्व सीएम ओपी चौटाला मेरिट के साथ पास। 10वीं की अंग्रेजी के पेपर में हासिल किए 88 नंबर। बोर्ड ने रोका था चौटाला का 12वीं का रिजल्ट। और सरकारी क्वार्टर्स का बिजली बिल भर रहा हरियाणा शिक्षा बोर्ड। आरटीआई में हुआ बड़ा खुलासा। 227 में से सिर्फ 7 आवासों में लगे हैं मीटर। बोर्ड सचिव ने मांगा पूरा रिकॉर्ड। नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं यूपी के मुजफ्फरनगर के साथ, जहां पर आज किसानों की महापंचायत होने जा रही है। यहां मिशन यूपी की शुरुआत आज से किसान करने जा रहे हैं इस महापंचायत के साथ। और इस महापंचायत में यूपी ही नहीं बल्कि पंजाब और हरियाणा से भी बड़ी तादाद में किसान पहुंच रहे हैं। जींद से 19 खापें भी किसान महापंचायत में शामिल होने पहुंच रही हैं। बंगाल की तर्ज पर मिशन उत्तर प्रदेश का आगाज होगा और लाखों की तादाद में किसानों को पहुंचने का जहां आमंत्रण दिया गया था, वहीं लाखों किसानों के पहुंचने का दावा भी किया जा रहा है। तो किसान महापंचायत में बड़ा फैसला लिया जाएगा, राकेश टिकैत की ओर से ये कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि कृषि कानून रद्द होने तक पीछे नहीं हटेंगे। जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। और बीजेपी का विरोध लगातार जारी रहेगा। तो मिशन बंगाल किसानों की ओर से चलाया गया था और जिसका कहीं ना कहीं नतीजा भी देखने को मिला। बीजेपी का विरोध जिस तरह से किया गया, बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। और दूसरी ओर अब मिशन यूपी की शुरुआत, क्योंकि यूपी में चुनाव होने जा रहे हैं, तो मिशन यूपी का आगाज आज किसान करने जा रहे हैं। तो किसानों का अगला दंगल यूपी में शुरू होने जा रहा है। किसान यूपी मिशन का आगाज करने जा रहे हैं। आज मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत को ऐतिहासिक बनाकर योगी सरकार को चैलेंज देने की तैयारी की जा रही है। किसानों का दावा है कि ये महापंचायत दुनिया में भीड़ का रिकॉर्ड तोड़ देगी। ये रिपोर्ट देखिए। तीन कृषि कानूनों के विरोध में महीनों से दिल्ली की सरहदों पर डटे किसानों का अगला पड़ाव यूपी का मुजफ्फरनगर है। यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में 5 सितंबर को किसान महापंचायत होने जा रही है। जहाँ एक और किसान नेताओं ने इसे कामयाब बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं यूपी सरकार और स्थानीय प्रशासन भी चौकन्ना है। पंजाब हरियाणा से भी बड़ी संख्या में किसान मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हो रहे हैं। वहाँ पे काफी संख्या में लोग आएंगे और ना अभी ये कह सकते कि उनकी गिनती कितनी होगी। तो बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर आ रहे हैं। और जो प्रतिनिधि मंडल है वो अलग अलग स्टेट से भी आएगा, जो दूर से हैं उनके भी 2-2, 4-4, 5-5 लोग आएंगे जो अपनी बात स्टेट वाइज वहाँ पर रखेंगे। वो संयुक्त मोर्चे की एक बड़ी पंचायत है। पूरे देश की नजर 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में हो रही किसान महापंचायत पर टिकी है। ये महापंचायत किसानों के मिशन यूपी की दिशा और दशा तय कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो वहीं भिवानी से भी मुजफ्फरनगर पहुंच रहे हैं किसान। बड़ी तादाद में किसान मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक महापंचायत का दावा किया जा रहा है, जिस पर आज सबकी नजर टिकी हुई है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आज इस महापंचायत में रणनीति बनेगी और कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। अगली रणनीति का किसान ऐलान करेंगे
और किसान संगठनों की ओर से दावा किया जा रहा है कि आज रिकॉर्ड तोड़ किसान यहां पर इकट्ठा होंगे। सिर्फ यूपी के नहीं, हरियाणा के नहीं, पंजाब के नहीं, बल्कि अलग अलग प्रदेशों से पूरे देश भर से बड़ी तादाद में किसान खापे यहां पर पहुंच रही हैं। तो उत्तर प्रदेश में आज महापंचायत ऐतिहासिक होने का दावा किया जा रहा है और नजर आज सारा दिन इसी पर टिकी रहेगी कि क्या बड़ा फैसला, क्या बड़ा ऐलान किसान संगठनों की ओर से यहां पर किया जाता है। और जाहिर सी बात है कि यूपी सरकार के लिए भी चिंता का विषय तो जरूर है, क्योंकि बड़ी चुनौती एक सामने किसान आंदोलन एक और दूसरी ओर जहां पर आज हल्ला बोल किसानों का यूपी सरकार के खिलाफ होगा। मुजफ्फरनगर में सारे देश की, सारे दुनिया की सबसे बड़ी किसान महापंचायत हो रही है, जो केवल ने 3 काले कानूनों को वापस करवाएगी, एमएसपी की गारंटी दिवाएगी, बल्कि एक व्यवस्था परिवर्तन करने का काम भी करेगी। और ये रैली इतनी बड़ी होगी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारे हिंदुस्तान का मेरा वर्ग, किसान और मजदूर वर्ग सारा इसमें शामिल होगा। और अब बात करते हैं जेईई पेपर लीक मामले की, जिसमें अब हरियाणा सरकार विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस पेपर लीक कांड पर सरकार पर हमलावर है, तो सीबीआई ने भी जांच तेज कर दी है। सोनीपत में सीबीआई ने कॉलेज में छापा मारा और सबूत जुटाए। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा पेपर लीक का केंद्र बनता जा रहा है। पेपर लीक कांड पर सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। अब जेईई मेंस पेपर लीक मामले के तार हरियाणा से जुड़ रहे हैं। सीबीआई ने सोनीपत के हिंदू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में छापा मारा और अपने साथ कागजात लेकर चली गई। लेकिन क्या लेकर गई, इसकी जानकारी न तो पुलिस को है और न ही कॉलेज का स्टाफ कुछ बता रहा है। जेईई मेंस एग्जाम में हुए फर्जीवाड़े में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने 20 जगह छापेमारी की है। वहीं फिलहाल मौजूदगी सोनीपत के हिंदू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के सामने है, जहां पर 26 अगस्त और 1 सितंबर को जेईई मेंस की परीक्षा हुई थी। लेकिन अब वो परीक्षा सवालों के घेरे में है। कहीं ना कहीं उस परीक्षा में जो विद्यार्थी बैठे उन पर कहीं ना कहीं सीबीआई ने सवाल खड़े किए हैं। जो सीबीआई है इसी कॉलेज में पहुंची थी और 10 से 15 घंटे बताया जा रहा है कि सीबीआई यहां पर रही, लेकिन क्या कुछ यहां से लेकर गई, इस बारे में ना तो कॉलेज के आला अधिकारी बता रहे हैं और ना ही सीबीआई ने सोनीपत पुलिस को इस मामले में कोई जानकारी दी थी। सीबीआई इस मामले को लेकर करीब 20 जगह छापेमारी कर चुकी है। इस मामले की तार नोएडा और झारखंड से जुड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि 26 अगस्त और 1 सितंबर को सोनीपत की हिंदू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में जो जेईई मेंस की परीक्षा हुई थी, उसमें फर्जीवाड़ा किया गया था। जो सीबीआई है, जो उनके आला अधिकारी हैं, इस मामले में अब गहनता से जांच में जुटे हैं। कहीं ना कहीं जेईई मेंस एग्जाम के जो तार हैं वो नोएडा, झारखंड और सोनीपत से जुड़े हुए हैं। फिलहाल इस मामले में जो कॉलेज के आला अधिकारी हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी पीछे हट गए और सोनीपत के एसपी, डीएसपी और थाना प्रभारी को इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। और इस कॉलेज से क्या कुछ दस्तावेज सीबीआई यहाँ से लेकर गई है, इस मामले में भी किसी को कुछ नहीं पता है। बहरहाल अब देखना यही होगा कि आने वाले समय में जो सीबीआई की जांच है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। वहीं पेपर लीक मामले में प्रदेश सरकार भी विरोधियों के निशाने पर है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, जेईई मेंस परीक्षा का पेपर हरियाणा में लीक होने से प्रदेश सरकार का नकारापन एक बार फिर जग जाहिर हो गया है, जिसके चलते बीजेपी जेजेपी सरकार में हरियाणा पेपर लीक माफिया और पेपर बेच माफिया का केंद्र बन गया है, जहां पर पेपर लीक माफिया में कानून का कोई भय नहीं रह गया। साथ ही कांग्रेस ने पिछले 7 सालों के पेपर की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से करवाने की मांग की है। काबिले गौर है कि पेपर लीक कांड पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले हरियाणा पुलिस भर्ती का पेपर लीक होने के मामले ने तूल पकड़ा था। अब गृह मंत्री अनिल विज ने मामले की जांच सीबीआई से करवाने के लिए सीएम मनोहर लाल को खत लिखा था, जिसमें पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। सोनीपत से नितिन अंतिल, न्यूज़ 18।
और अब बात करते हैं पूर्व सीएम ओपी चौटाला की, जो मेरिट के साथ पास हुए हैं। 10वीं के अंग्रेजी के इम्तिहान में 88 अंक हासिल किए हैं। 18 अगस्त को सिरसा में परीक्षा दी थी अंग्रेजी विषय की। परीक्षा में चौटाला को राइटर की अनुमति मिली थी। आपको बता दें कि 10वीं की अंग्रेजी विषय की परीक्षा न देने पर शिक्षा बोर्ड ने चौटाला का 12वीं का रिजल्ट रोक दिया था और उसके बाद अब 18 अगस्त को सिरसा में उन्होंने अंग्रेजी विषय की परीक्षा दी थी राइटर के साथ, जिसमें पूर्व सीएम ओपी चौटाला मेरिट के साथ पास हो गए हैं। माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी का हम सम्मान करते हैं और हमारे बोर्ड के मानद परीक्षार्थी हैं किस्म से, और वो मेरिट में पास हुए हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 88% अंकों के साथ ओम प्रकाश चौटाला जी ने 10वीं की परीक्षा पास की है। और अब बात करते हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की, जो एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। शिक्षा बोर्ड पर कई सवाल उठे हैं, जिसका खुलासा आरटीआई की एक रिपोर्ट में हुआ है। आखिर इस बार शिक्षा बोर्ड पर उंगलियां क्यों उठ रही हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो अक्सर विवादों में रहता है, और इस पर फिर अधिकारियों और कर्मचारियों ने ऐसा कारनामा किया है जिससे एक और विवाद खड़ा हो गया। कर्मचारी सरकारी आवासों में ऐश कर रहे हैं, एसी में बैठकर आनंद ले रहे हैं, क्योंकि बिजली के बिल का भुगतान तो उन्हें नहीं करना। इसके लिए तो बोर्ड है ना जो उनकी भरपाई कर रहा है। चौंकाने वाला एक खुलासा आरटीआई के जरिए हुआ है। समाज सेवी ब्रजपाल परमार ने आरटीआई लगाकर ये जानकारी मांगी थी, जिसके बाद सबकी पोल खुल गई। हमने शिक्षा बोर्ड से एक आरटीआई मांगी थी कि शिक्षा बोर्ड के अंदर कुल कितने एसी लगे हुए हैं। उन्होंने जवाब दिया है, उन्होंने हमारे को जवाब दिया भाई हमारे एसी की संख्या है 45 एसी तो कार्यालय में लगे हुए हैं और 16 एसी हमारे जो रेजिडेंस हैं उनमें लगे हुए हैं, जो कि ये जो सरकार के आदेश हैं, चीफ सेक्रेटरी का आदेश है, उन नियमों के खिलाफ है। क्योंकि कोई भी अधिकारी अपने घर पे या ऑफिस में एसी नहीं लगा सकता, और एसी लगाएगा तो बिजली का बिल अपने फंड से भरेगा, ना कि किसी सरकारी खजाने से। बोर्ड के सरकारी आवासों में रह रहे अधिकारी और कर्मचारियों पर बिजली के बिलों में हेराफेरी के आरोप लगे हैं। बोर्ड के सरकारी आवासों की बिजली के बिलों में हेराफेरी, अधिकारी और कर्मचारियों के बिल भर रहा शिक्षा बोर्ड। 227 सरकारी आवासों में से लगे हैं सिर्फ 7 मीटर। नियम ताक पर रख कार्यालयों 45 तो आवासों में लगे हैं 16 एसी। समाजसेवी ब्रजपाल परमार का कहना है कि वो रिकवरी के लिए हाई कोर्ट जाएंगे। ये मुझे लग रहा है कि जो शुरू से जब से बोर्ड का गठन हुआ तब से ही ये चल रहा है, और मैं इसमें कुछ जानकारी मेरे को गलत जानकारी बोर्ड द्वारा दी गई है, उसमें मैं अपील में जा रहा हूं, और अपील में अगर गलत जानकारी देंगे तो एसपीओ के खिलाफ IPC 167 के तहत मुकदमा दर्ज कराऊंगा। क्योंकि लोक सेवक अगर कोई गलत जानकारी देता है तो उसके खिलाफ IPC 167 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया जा सकता है। वहीं मामला सामने आने के बाद शिक्षा बोर्ड के सचिव ने भी सख्ती दिखाते हुए बिजली बिल और एसी का पूरा रिकॉर्ड मांगा है, और गड़बड़ी मिलने पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है कि एक एक पैसे की रिकवरी होगी। देखिए, ये मामला अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं आया है। आपने मुझे बताया है, इसके बारे में जो है मैं डिटेल्स मैंने बोल दिया है, तो इसकी डिटेल्स चेक करके कल तक हमारे पास क्लियर रिपोर्ट होगी कि इससे पहले अभी तक क्या प्रैक्टिस रही है। लेकिन आगे के लिए जो है, जो व्यक्ति इसका उपभोग करेगा वही इसका भुगतान करेगा। हरियाणा शिक्षा बोर्ड का विवादों से पुराना नाता है, और इस बार बिजली बिल में हेराफेरी का एक और विवाद जुड़ गया है। हालांकि बोर्ड के सचिव पाई वसूलने का दावा कर रही हैं, लेकिन कब? और सबसे बड़ा सवाल कि अधिकारी किसकी शह पर अब तक ऐश कर रहे थे? क्यों इससे पहले किसी ने भी जहमत नहीं उठाई अधिकारी से सवाल पूछने की कि ये पैसा उनकी ऐशो आराम के लिए नहीं, बल्कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य के लिए। भिवानी से जगबीर खनगस, न्यूज़ 18। और
अब बात करते हैं पैरा खिलाड़ियों की, जो लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले मनीष नरवाल को 6 करोड़ तो रजत पदक विजेता सिंहराज अधाना को 4 करोड़ रुपए इनाम राशि देने की घोषणा की है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दोनों ही खिलाड़ियों को बधाई दी है। सिंहराज का टोक्यो पैरा ओलंपिक में ये दूसरा पदक है, तो वहीं शूटर मनीष नरवाल ने गोल्ड जीतकर देश का नाम रोशन किया है। तो अब तक 3 गोल्ड भारत की झोली में डाल चुके हैं। ये खिलाड़ी लगातार अपना शानदार प्रदर्शन ये करते नजर आ रहे हैं। तो शूटर मनीष नरवाल ने गोल्ड जीता है, तो सिंहराज अधाना ने सिल्वर जीता है। तो परिवार में किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एक और मनीष नरवाल का परिवार है, एक दूसरे का मुंह मीठा करवा रहा है, तो दूसरी ओर सिंहराज अधाना का परिवार अपने बेटे की दूसरी बार की जीत पर पूरी तरह से गदगद नजर आ रहा है। तो सिंहराज अधाना ने सिल्वर मेडल जीता है और सिंहराज का टोक्यो पैरा ओलंपिक में ये दूसरा पदक है। तो पैरा ओलंपिक में एक और गोल्ड जीता मनीष नरवाल ने गोल्ड जीता, तो उसको हरियाणा सरकार ने 6 करोड़ देने का ऐलान किया है। तो वहीं सिंहराज अधाना को सरकार 4 करोड़ की इनामी राशि से सम्मानित करेगी। बेटा आज तो इतिहास रच दिया, पूरे देश का गौरव बढ़ा दिया, पूरे देश का झंडा ऊंचा कर दिया मेरे बेटे ने। तो कहीं ना कहीं जो हाँ बहुत अच्छे बेटे, बहुत खुश हूँ। और सगला परिवार ही हमारा दोनों मेडल है इंडिया के ही, बल्लागढ़ के, और दोनों ही बल्लागढ़ के हैं। फरीदाबाद दोनों फरीदाबाद के ही हैं दोनों ही। हम बेहद खुश हैं। उम्मीद इसके कोई पैमाना नहीं है खुशी होने का हमारा कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आज हम इतने हाँ जी उनकी वाइफ हैं। यस क्या कहना है आपको, कितनी खुशी है? हाँ मेरे को बड़ी खुशी हो रही है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। दोनों मेडल इंडिया के, इससे और भी ज्यादा खुशी है। तो फूली न समारी, इतनी खुशी है कि देश में नाम कर दिया कि ऐसा शेर है मेरो सिंहराज में। बहुत खुश हूँ, देश में नाम होगा मेरे बेटा को, गोल्ड मेडल ले आया है, देश का नाम किया हो मेरे बेटा ने। आप बताओ, आपके पिताजी ने, आपके पापा मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पापा जी ने मेडल जीता है। हम सुबह से पूजा कर रहे थे। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पापा जी ने देश का नाम बढ़ाया, दोनों मेडल हमारे शहर के आए हैं। मैं बहुत खुश हूँ और मैं ये भी खुश हूँ पापा ने दोनों मैचों में मेडल लाए हैं, ब्रॉन्ज और सिल्वर। मैं बहुत खुश हूँ पापा के लिए जी। मेरे को इतनी खुशी है, मैं खुशी संभाल नहीं पा रहा हूँ। मेरे पापा ने ये देश के लिए मेडल जीता, मैं इसके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। और पापा ने और इंडिया ने 2 मेडल जीते, इसके लिए और भी ज्यादा खुश हूँ इसलिए। और वहीं टोक्यो पैरा ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले सुमित अंतिल को सोनीपत पहुंचने पर शानदार स्वागत उसका परिवार की ओर से किया गया। सुमित के स्वागत में ग्रामीणों ने विजय जुलूस निकाला। इस मौके पर सुमित अंतिल ने कहा कि उन्होंने अपनी मां के सपने को पूरा किया है। बहनों के रक्षाबंधन पर उन्होंने गिफ्ट के तौर पर गोल्ड मेडल दिया है। गोल्डन बॉय सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो में विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है और इस गोल्डन बॉय का अपने घर पहुंचने पर किस तरह से शानदार स्वागत किया गया वो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। अब की बार काफी प्लेयर बहुत अच्छी तैयारी में आए थे। सबसे मेन मुकाबला मेरा ऑस्ट्रेलियन प्लेयर और श्रीलंकन प्लेयर्स के साथ था, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि मैंने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है। बिल्कुल मेरी उम्मीद के अनुसार बहुत ज्यादा स्वागत किया गया है मेरा, और मैं सभी देशवासियों का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। तो वहीं भिवानी पहुंचे बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने सरकार को जमकर घेरा। विजेंद्र ने कहा कि सरकार के भरोसे तो खिलाड़ी और युवाओं को बाबा बनकर मंदिरों में बैठना पड़ेगा। तो वहीं करनाल में हुए लाठीचार्ज पर विजेंद्र ने कहा कि सरकार ने किसानों पर तालिबानी रवैया अपनाया है। लग रही है कि हरियाणा अभी नंबर 1 है बेरोजगारी में। तो भैया जिनकी उम्र निकलती जान लग रही है, 20 से 25 साल की उम्र है, उनकी उम्र निकल जाएगी। फिर बाद में बाबे कहते घने बैठे मंदिर में उड़े उड़े बैठना पड़ेगा। फिर हमने भी देखिए सरासर गलत है। सरकार जो कहते हैं कि तालिबानी रवैया अपना रही है, सरासर गलत है। इसका कहते हैं कि जनता कहते हैं मुंह तोड़ जवाब देगी। अभी यूपी के इलेक्शन आ रहे हैं, वहाँ कहते हैं सबको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी।
और बात करते हैं कोविड-19 महामारी की, जिसने परस्पर पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ है, क्योंकि जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। और कोरोना काल में लोगों के मन में कई सवाल आए कि क्या सैनिटाइजर हानिकारक है, क्या टीके आपके डीएनए को संशोधित करते हैं और क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है। अगर ये सवाल आपके मन में भी हैं तो आपके फोन पर ही इनका जवाब मिलेगा। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 पर व्हाट्सएप करना है। और देश में कोरोना के केस काफी बड़े हैं, ऐसे में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क जरूर पहनें। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे।